हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द अकेडमी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपके करंट अफेयर्स के सेशन में, जहां हम एमसीक्यू के माध्यम से इन दिनों मुद्दा जो चर्चित रहे हैं, इन दिनों करंट का पार्ट रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे एंड चर्चा करेंगे उनके बेसिक स्टैटिक्स को से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आज रिसेंट डेज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है वो ये रहा है कि जो DIA है, जो कि अमेरिकन एजेंसी है, ठीक है, इसने क्या किया है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका, इसने क्या किया, एक रिपोर्ट रिलीज किया है। उस रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने की संभावना है। 2025 में वर्ल्ड वाइड थ्रेट कहा है, एक असेसमेंट किया है उसने जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट। इसमें उसने साइबर कार्टल्स और ग्लोबल मिलिट्री बिल्डअप डोमिनेंट आउटलुक, इन सब चीजों के बारे में उसने चर्चा की है और ये रिपोर्ट का नाम है। तो रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी जो है, इसने बताया है कि पाकिस्तान को भारत जो है वो एक अस्तित्व संबंधी खतरे के तौर पे या रूप में देखता है, यानी कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखता है, और ये टर्म चर्चा का मुद्दा बना रहा। हालांकि एग्जाम में इस रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है। DIA है इसका सही जवाब। DIA ने जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिस रिपोर्ट का नाम हमने देखा अभी, ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2025। और इसमें इसने कहा है कि भारत जो है वो चीन को अपने मुख्य शत्रु के तौर पे देखता है। ठीक है, तो चीन को भारत जो है वो मेन एनिमी के तौर पे देखता है, जबकि पाकिस्तान को वो अपना शत्रु नहीं मानता है। ये अमेरिका की असेसमेंट रिपोर्ट है, हालांकि उसने वर्ल्ड के और भी चीजों और भी देशों के बारे में टिप्पणी की है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो ये दो मुद्दे हैं, जो ये दो बिंदु हैं जिसके बारे में इस रिपोर्ट में चर्चा की गई है। रिपोर्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला जो न्यूज है वो है साउथ कोरिया से रिलेटेड और चाइना के बीच की जो टसल है, इससे रिलेटेड एक न्यूज इन दिनों चर्चा का विषय बना रहा है। तो क्या है कि चाइना का जो नो सेल जोन है, इस पे साउथ कोरिया ने आपत्ति जताई है। साउथ कोरिया ने इस पे अपने वॉइस जो है इसके अगेंस्ट रेज किए हैं और उसने जो है कंसर्न दिखाया। तो क्या है चर्चा का मुद्दा? नो सेल जोन से हम यहाँ पे एक नो सेल जोन एक ऐसे जोन की बात करता है जहां पे किसी तरीके की जो है आपके जहाज जो है वो आवागमन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे उस तरीके के जोन को इसने नो सेल जोन बनाया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि which country has recently declared a no sail zone in the shared area of येलो सी। चर्चा में रहा येलो सी, इस पे भी हम देखेंगे। चलिए ऑप्शंस पे आते हैं, जापान, साउथ कोरिया, चीन, अमेरिका। तो बताएं, तो ये इसका सही जवाब है वो है चीन। चीन ने डिक्लेयर किया है येलो सी में नो सेल जोन। चलिए आगे देखते हैं चर्चा में क्यों रहा है। ये मई की घटना है, अभी हाल ही की घटना है, जिसमें दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने जो है वो चीन के साथ अपनी चिंता जताई है और चीन ने येलो सी के लिए एक साझा क्षेत्र में, जो कि साझा क्षेत्र है जब हम अनक्लॉज यानी कि UN क्लॉज की बात करते हैं, जो कि समुद्रिक क्षेत्र पर नियंत्रण और क्षेत्र टेरिटरी के बारे में जो है गाइडलाइंस कह ले, वो UN क्लॉज के द्वारा डिसाइड किया जाता है और निर्धारित किया जाता है। इसमें क्या किया गया है, ये येलो सी जो है, जो कि साझा क्षेत्र है चाइना और साउथ कोरिया के बीच में, इन क्षेत्र में साउथ कोरिया का ऑब्जेक्शन ये है कि कैसे कोई नेशन, जबकि वो एक साझा क्षेत्र है, वहां नो सेल जोन यानी कि किसी भी जहाज के आवाजाही या आवागमन को मना कर सकता है। ठीक है, चलिए इससे क्या होने वाला है, इस क्षेत्र में स्थिरता और पारदर्शिता की मांग की गई है दक्षिण कोरिया के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है आपका येलो सी। इससे रिलेटेड हमने मैप को देखते हैं। येलो सी, यहाँ पे आपका साउथ कोरिया है और साउथ कोरिया, येलो सी, ये इन लोगों के बीच का ये साझा क्षेत्र है ना, कॉमन एरिया है, और जहां पे चाइना ने नो सेल जोन घोषित किया है।
साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कुछ स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो इनके बीच की जो बाउंड्री है ये है आपकी 38 डिग्री पैरेलल, राइट। इनके बीच की जो बाउंड्री है और इसको कहा जाता है डीमिलिटराइज्ड जोन, राइट। इसके अलावा यहाँ के और स्टैटिक्स क्या है, यहाँ इसी येलो सी में एक और आइलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है जेजू आइलैंड, राइट। और क्या स्टैटिक है, और यहाँ पे पास लगे हुए देश को अगर हम देखें तो ये चाइना का पार्ट है, ये चाइना का पार्ट है, और ये येलो सी जो है वो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना के बीच में साझा करता है। ये है आपका जेजू आइलैंड। चलिए, ये हो गया मैप से रिलेटेड येलो सी के बारे में। चीन कोरियाई प्रायद्वीप के बीच में स्थित है येलो सी, और सीमावर्ती देश हमने देख लिया। इसका नाम का कारण ही है, इस नाम का कारण है हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी जो है वो यहाँ पे ड्रेन करती है, यहाँ पे अपना उसका मुहाना है। महत्व क्या है इसका, सामरिक, व्यापारिक, ऑफकोर्स जो होंगे क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशन है साउथ कोरिया के लिए, क्योंकि उसके ट्रेडिंग और ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रूट है वो, तो इसलिए। चलिए, चीन द्वारा जो घोषित किया गया है नो सेल जोन, वो यूएन क्लोज के जो सिद्धांत है इनका क्या करता है, उल्लंघन करता है। क्योंकि यूएन क्लोज जो है टेरिटरी डिसाइड करता है, हमने अपने बेसिक जीके में देखा है और पढ़ा भी होगा, आपने चर्चा में सुना होगा, 12 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, इस तरीके के एरियाज को हमने डिक्लेयर किया हुआ है यूएन क्लोज के तहत, ठीक है। तो यूएन क्लोज के बारे में कुछ बेसिक देखते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो जो है आपको 1982 में हो गई थी, किंतु लागू जो है अन्य देशों ने इसको रेटिफाई किया है वो 1994 का टाइम पीरियड है, ठीक है। और इससे रिलेटेड अन्य बातों की अगर चर्चा करें तो समुद्री क्षेत्र के उपयोग और अधिकारों का अंतरराष्ट्रीय कानून है हमारा यूएन क्लोज। यूनाइटेड नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन जो है कन्वेंशन है ऑन लॉज ऑफ सीज, इस पे अगर हम बात करें तो सब 12 नॉटिकल माइल का जो हमारा एरिया है, 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है वो हमारा होता है टेरिटोरियल वाटर। 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। और इसके ऑर्गेनाइजेशन में एक और इंपॉर्टेंट बॉडी है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पेपर्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखा गया है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो कि समुद्री मिनरल्स के बारे में और जो भी आउटर जो आपके हाई सीज है जहाँ पे किसी तरीके की रूल रेगुलेशन नहीं है, वहां पे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है फंक्शन करती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हमारा न्यूज है वो है रिलेटेड शुगर बोर्ड से, और इसकी चर्चा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि सीबीएसई के द्वारा की गई। तो कहा गया है कि जो शुगर बोर्ड है इसका एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा ताकि हम बच्चों को शुगर के लिमिटेड यूज, शुगर के प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस को समझाया जाएगा ताकि शुगर के यूज को लिमिट किया जाए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि शुगर जो है एक तरीके का अत्यधिक शुगर इंटेक करने से बॉडी में कई तरीके की डिजीज देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाई हैज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टेड इट्स एफिलिएटेड स्कूल्स टू सेट अप शुगर बोर्ड, और इसको जो है शुगर बोर्ड को स्कूल में सेटअप किया जाएगा, ठीक है। तो क्यों है, तो टू इनकरेज चिल्ड्रन टू ईट मोर स्वीट्स, ये ऑब्वियस बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। टू प्रमोट द शुगर इंडस्ट्री, टू मेक चिल्ड्रन अवेयर अबाउट द डेंजर ऑफ एक्सेसिव शुगर इनटेक, टू प्रमोट द इनटेक ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स। ऑब्वियसली ये जो है आपका चिल्ड्रन को अवेयर करने के लिए है चीनी की जो भी खतरनाक उसके परिणाम है उनसे रिलेटेड। चलिए, तो ये जो इनिशिएटिव है सीबीएसई के द्वारा लिया गया है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सीबीएसई ने क्या किया है, देश भर में अपने 24,000 से अधिक स्कूलों को शुगर बोर्ड्स लगाने का निर्देश दिया है, और इसका उद्देश्य है बच्चों को अत्यधिक चीनी सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में शिक्षित करना, उन्हें जागरूक करना, उन्हें अवेयर करना, ठीक है। हम सीबीएसई से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट देखते हैं कि सीबीएसई जो है वो 1962 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसका जो कैपिटल, इसकी जो इसकी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है नई दिल्ली में, और इसका काम तो आप सबको पता ही है। आगे हमारा जो अगला न्यूज है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन दिनों चर्चा में बना रहा।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही, जैसा हमने हमने रिसेंटली पढ़ा है कि 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनके जासूसी, और कहा गया है कि आपने जासूसी किया है, इस आधार पर उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो इसका जो उल्लेख है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत किया गया है। ओके, तो इन दिनों चर्चा में बना रहा आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके बारे में हम बेसिक देखेंगे। रिसेंटली क्या हुआ है कि 3 व्यक्तियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी, जैसे कि हम जान रहे हैं, इन दिनों ज्योति का नाम आया है, जो कि कहा जा रहा है कि हरियाणा की है, और इसने एक पाकिस्तानी जो ऑफिसर कह ले वहां का, उसके साथ मिलकर भारतीय महत्वपूर्ण और बहुत ही सीक्रेट जानकारी साझा कर रही थी। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत, ठीक है, तो इस पे हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 3 व्यक्तियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति किस कानून के तहत जांचे जा रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हमें डाउट होगा कि ये आईपीसी में होगा, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। बहुत कंफ्यूजन होने का चांस है अगर आप ये टॉपिक ना पढ़े तो। इसका सही जवाब है वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाल ही में, जैसे कि इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है कि हरियाणा की यूट्यूबर जो है वो ज्योति मल्होत्रा, इसके बारे में सभी को पता है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी ज्योति मल्होत्रा, और 3 व्यक्तियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और इस अधिनियम का नाम है 1923 का अधिनियम है, ब्रिटिश काल का अधिनियम है ये, 1923 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। इसी के तहत जो है, इसका जो सेक्शन है वो धारा 3 और 5 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इस अधिनियम के तहत सरकारी गोपनीय जानकारी का बिना अनुमति के संग्रहण, संरक्षण और प्रकाशन, किसी भी तरीके का आप पब्लिश करते हो इस तरीके की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को जो कि इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इससे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3 और 5 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, चलिए तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में देखते हैं। ये क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, मनाही करता है किसी भी अनऑथोराइज शेयरिंग को ऑफ सेंसिटिव डाटा। किसी भी सेंसिटिव डाटा को आप अगर ऑथोराइज नहीं है तो आप शेयर नहीं कर सकते, ऑब्वियसली है। और लॉ जो है अभी भी यूज किया जाता है टू एड्रेस मॉडर्न नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। आगे चलते हैं इसके बारे में कि इसकी जो 1923 में इस कानून को बनाया गया था, इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील सरकारी जानकारी लीक या उसके गुप्त संग्रह को रोकने से। और इसमें आपके जो है दंड का प्रावधान है, आपको जेल, जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले ओएसआई का जगह इतिहास बात करने की कोशिश करें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में, तो 1889 में इसको शुरू किया गया था पहला, बट आज जिसको हम देखते हैं, आज जो हमारे पास लॉ है वो है 1923 का। इसको संशोधित करके इसका जो आज का जो रूप है जिसे हम आज भी यूज करते हैं वो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का एक्ट। और इसको लाया गया था 1904 में लॉर्ड कर्जन के तहत सख्ती बढ़ाई गई थी। और इसी के तहत जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसके आधार पे इसने जितनी भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो भी सुधार किए थे उसको 1923 में एक फॉर्मलाइज्ड वे करके एक्ट को लागू किया गया था। ठीक है, तो ये है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने है लॉन्च किया है स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स। तमिलनाडु ने अडॉप्ट किया है अपना स्पेस सेक्टर पॉलिसी। तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि तमिलनाडु या किस स्टेट ने हाल ही में स्पेस सेक्टर पॉलिसी जो है अपना लॉन्च किया है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन हो जाए। तो व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड इट्स स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी? सही जवाब जो है इसका ऑब्वियसली तमिलनाडु है। तमिलनाडु ने अपनी स्पेस जो है रिलेटेड पॉलिसी खुद की लॉन्च की है। तमिलनाडु कैबिनेट ने स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। और तमिलनाडु के जैसे कि चीफ मिनिस्टर के बारे में जान रहे हैं, एम.के. स्टालिन की अध्यक्षता में ये जो है जो बैठक में इनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे पारित कर दिया गया है। ये जो है तमिलनाडु, ये जो स्टेट है ये 3rd स्टेट होने वाला है जो इस तरीके का यानी कि स्पेस सेक्टर का अपना पॉलिसी लेके आएगा। इससे पहले कर्नाटक और गुजरात 2 राज्य हैं जो अपने स्पेस सेक्टर पॉलिसी ला चुके हैं।
ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। इनसे पहले यानी कि फर्स्ट स्टेट अगर पूछा जाए जिसने अपनी स्पेस सेक्टर पॉलिसी लेके आई है तो वो है कर्नाटक, राइट। नीति का उद्देश्य है अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और उससे रिलेटेड रोजगार पैदा करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, ठीक है, कंपटीशन इन स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देना, ठीक, ये सारे इसके एम है। स्पेस सेक्टर में उपग्रह निर्माण, लॉन्च सेवाएं और उपग्रह सेवाएं शामिल है, इन सारी चीजों को। इससे माना जा रहा है कि स्पेस सेक्टर में बड़े पैमाने पे जॉब जो है वो मिल सकती है। 2023 में केंद्र सरकार ने इस तरीके की एक जो है अपनी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मार्गदर्शक के रूप में भारतीय अंतरिक्ष नीति यानी कि इंडियन स्पेस पॉलिसी लॉन्च कर दिया था। और इसी को आधार बनाकर जो राज्य हैं कर्नाटक, गुजरात और अब तमिलनाडु भी अपने अपने स्पेस सेक्टर पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं या पॉलिसी बना रहे हैं। चलिए अगले न्यूज पे आते हैं। यशोदा एआई के बारे में एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है इसने आपके यशोदा एआई एक लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? ताकि वुमेन के एक्सेस को बढ़ाया जा सके एआई के लिए और उन्हें साइबर ट्रेनिंग भी दी जाए। तो ये है यशोदा एआई। इससे जो है महिलाएं जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर जो भी थ्रेट है इनसे रिलेटेड वो ट्रेन हो चुकी होंगी, ट्रेंड करने के लिए है और उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो है इंफॉर्मेशन और उन्हें उससे बेहतर यूज करने लायक बनाने की है। चलिए तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ यशोदा एआई? क्या है बताइए। ऑप्शंस पे आते हैं। एम्पावरिंग टेक्निकल मैन ओनली, एम्पावरिंग वुमेन इन एआई एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो बिल्कुल सही जो है इसका जवाब है वो है एम्पावर करना है वुमेन को डिजिटल और एआई अवेयरनेस के लिए। महिलाएं जो है माना जाता है एक आंकड़ों के अनुसार कि महिलाएं डिजिटल जो है आपका क्या कहते हैं वो टर्म, एक है आपका कि डिजिटल डिवाइड चल रहा है। तो ये महिलाओं में डिजिटल डिवाइड, हम एक तो डिजिटल डिवाइड पढ़ते हैं अर्बन रूरल, दूसरा पढ़ते हैं मेन एंड वुमेन। तो मेन एंड वुमेन में डिजिटल डिवाइड जो है वुमेन में आती है क्योंकि वुमेन के पास जो है एक्सेस है वो लिमिटेड है और इस क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के कौशल को बेहतर करने के लिए इस तरीके की पहल एक सकारात्मक है। चलिए आगे चलते हैं, स्टैटिक की ओर चलते हैं कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये जो है आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे कि 1992 में एक एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत बनाया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो ऑब्वियसली नई दिल्ली है और ये जिस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है वो है महिला बाल विकास मंत्रालय। अभी जो प्रेजेंट डे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो अध्यक्ष है वो है रेखा शर्मा जी, ठीक है। और उद्देश्य तो हम सब जानते हैं महिलाओं के चहुमुखी विकास के लिए कार्य करना। चलिए नेक्स्ट हमारा न्यूज है कांस फेस्टिवल। इन दिनों कांस फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम में कांस फेस्टिवल पूछे जाने की जो है प्रोबेबिलिटी वो लग रही है। तो क्या है कि इसमें अभी कांस फेस्टिवल जो है वो समाप्त हो गया, ठीक है, और समाप्त होने पे क्या क्या इसके आउटकम्स रहे उस पर इन दिनों चर्चा। तो इसमें क्या है कि फिल्म मेकर जो है पनाही चियर्ड, फिल्म मेकर पनाही को जो है सर्वोच्च कांस फेस्टिवल फिल्म का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो था आपका कांस फिल्म फेस्टिवल 78 नंबर का कांस फिल्म फेस्टिवल जो है वो आपका 13 मई से 14 मई के बीच जो है इसका आयोजन हुआ और अब ये समाप्त हो चुका है। इसकी जो अध्यक्षता है और इसे आयोजित कहाँ किया गया था, ऑब्वियस है कि फ्रांस में किया गया था। और इस वर्ष की जूरी, जो मुख्य जूरी की अध्यक्षता है वो फ्रांसीसी अभिनेत्री जूलियन बिनोस ने की थी, ठीक है, जूलियन बिनोस ने की थी। कुछ एमसीक्यू पे बात करते हैं। क्वेश्चन है विच कंट्री, हाँ, जाफर पनाही की फिल्म को पुरस्कार दिए जाने के बाद किस देश ने फ्रांस से राजनयिक आपत्ति जताई है, आपत्ति जता दी है और ये अवार्ड मिलने पे।
इसका सही जवाब है ईरान। पामे डियोर ईरानी निदेशक जाफर पनाही की फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, ये मूवी का नाम इंपॉर्टेंट है और इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ईरानी डायरेक्टर है जाफर पनाही। इन्हें इनके फिल्म इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए पाम डे ऑर्डर का अवार्ड, पाम डे ऑर्डर, ये क्या होता है, कान फिल्म फेस्टिवल में हाईएस्ट नंबर का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो पाम डे ऑर्डर होता है। और इस फिल्म में ये दिया गया है ईरानी निदेशक जाफर पनाही को, उनके फिल्म के लिए, जैसे कि लिखा हुआ है वहां पे। यह फिल्म एक व्यक्ति और उसके कथित यातना दाता के बीच टकराव की कहानी है। ठीक है, तो कांस फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में, और ये कांस जो है वो आपके फ्रांस में सिचुएटेड है। हर साल मई में इसके आयोजन किए जाते हैं। उद्देश्य है वैश्विक सिनेमा को प्रदर्शित और सम्मानित करना। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि भारत को कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। नेक्स्ट जो है हमारा ईरान से रिलेटेड न्यूज है कि ईरान ने क्या किया है, रिजेक्ट कर दिया है यूरेनियम इनरिचमेंट से रिलेटेड जो अपने यहाँ कार्य कर रहा है उस पर रिजेक्ट कर दिया है किसी भी तरीके की यूएस न्यूक्लियर डील से संबंधित वार्तालाप को, क्योंकि हम जान रहे हैं यूएस न्यूक्लियर डील, यूएस का कहना है कि आप अपने इनरिचमेंट को लिमिटेड रखें, और इस पे ईरान ने आपत्ति जताई है। आपत्ति जताते हुए ईरान ने कहा है हम यूरेनियम इनरिचमेंट को नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को सुरक्षित करने के लिए यूरेनियम संवर्धन को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर विचार नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका कहना है, जबकि अमेरिका जो है यहाँ पे ईरान पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उसका कहना है कि आप अगर न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं यूएस के साथ तो आपको अपने यहाँ जो यूरेनियम का इनरिचमेंट है उसको जो है बंद करना होगा। ईरान ने इस तरीके की किसी डील के लिए अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को बंद करने का जो है वो कोई भी ऐसा आसार नजर नहीं आ रहा है और किसी तरीके की ऐसी हामी नहीं भरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन है किस देश ने यह घोषणा की है कि वह अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के लिए यूरेनियम संवर्धन को अस्थायी रूप से निलंबित नहीं करेगा वो निलंबित। अभी हमने चर्चा किया, इसका सही जवाब है वो है आपका ईरान। अब इसके कुछ हिस्ट्री में चलते हैं कि यूरेनियम इनरिचमेंट, तो हम जानते हैं कि यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब होता है जब हम यूरेनियम को उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं ताकि जो ऊर्जा उत्पादन हो इतना इनरिच कर देते हैं, लगभग 70 to 80% अगर इनरिच कर देंगे तो यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। और अगर उसकी इनरिचमेंट पावर कम है तो उसको हम एनर्जी के लिए सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो अमेरिका है उसने इस तरीके की जो डील है वो ईरान के पास रखी थी। ठीक है, तो यूरेनियम इनरिचमेंट हम लोग जान गए यूरेनियम इनरिचमेंट क्या होता है। उसके अलावा हम जानते हैं कि जो परमाणु समझौता है ये कब की है, तो ज्वाइंट जो आपकी कॉर्पोरेशन है वो चल रहे थे आपसे ईरान के थ्रू, JCPOA। ठीक है, और ये था हुआ कब, आपका 2015 का टाइम पीरियड है जब ईरान ने कई देशों के साथ समझौता किया था जिसमें संवर्धन सीमित करने और निगरानी स्वीकारने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। कहा गया था कि इस डील के साथ जो भी 2015 में हुआ था, ईरान इस बात पर मान गया था कि वो किसी तरीके की इनरिचमेंट नहीं करेगा और अपने यहाँ यानी कि ईरान में निगरानी यानी कि किसी तरीके की सर्वे अगर होना हो कि ईरान कहीं छुप के भी तो नहीं कर रहा इस तरीके की इनरिचमेंट, तो वो लोग जो है अन्य देशों को अपने यहाँ निगरानी की भी अनुमति दे रहा था इस डील के साथ। पर आगे क्या हुआ, अमेरिका जो है इस डील से आगे 2018 में अमेरिका ने यह समझौता छोड़ दिया और ईरान पर प्रतिबंध बढ़ा दिया। ईरान ने जब ये देखा कि अमेरिका अपने आप ही JCPOA एग्रीमेंट से बाहर निकल गया है तो ईरान ने भी उसकी कई बातें जो कि उस एग्रीमेंट में थी उस बातों को नहीं मानते हुए अपनी इनरिचमेंट की जो प्रोसेस है उसको जारी रखा और बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, और 2025 में ईरान ने कह दिया कि वह संवर्धन अस्थायी रूप से नहीं रोकेगा और वह संवर्धन अभी भी रोकने के मूड में नहीं है। ये क्या है, ये एक वैश्विक चुनौती क्रिएट कर रही है, इससे वैश्विक समस्या देखने को मिल रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में परमाणु हथियार
ईरान अगर बना रहा हो, और जैसे कि हम देख रहे हैं फिलिस्तीन इजराइल के बीच वॉर चल रहा है, किसी तरीके से ईरान ने न्यूक्लियर पावर अगर जो फिलिस्तीन या फिर अन्य आतंकी जो समुदाय हैं, आतंकी जो गुट है, उनको दे दिए, तो जो आपके न्यूक्लियर बॉम्ब है वो एक खतरनाक हाथों में जाने से विश्व में जो परमाणु समस्या है वो गंभीर हो सकती है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड मुद्दे थे, और हालांकि वार्ता जो है वो अभी भी जारी है, पर कुछ कुछ ठहराव है। अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति रही है, इसको देखते हुए इस एग्रीमेंट पे ईरान का और यूएस का पहुंचना बेहद दिलचस्प होगा ये जानना कि कैसे ये एग्रीमेंट जो है अपना नया मोड़ लेगा। चलिए आगे देखते हैं। नया न्यूज जो है हमारा, नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा, नेपाली के शेरपाल के द्वारा है। कहा जा रहा है कि कामी रीता ने है अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 31वीं बार उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है। तो कामी रीता देख लें आप, 55 ईयर ओल्ड की है ये। तो नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 27 मई को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 31वीं बार चढ़ाई पूरी कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, और इसीलिए इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो कामी रीता का एक और नाम है जिसे एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हम जब बात करते हैं तो 8849 मीटर जो आपके माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। एंड बाकी पहली बार इन्होंने, कामी रीता जी ने पहली बार जो है वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, वो 1994 का टाइम पीरियड था, यानी कि 1994 के टाइम पीरियड पे पहली बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। और अब जो इन्होंने 31वीं बार चढ़ाई की है, अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चलिए, is related to question, how many times has Kami Rita Sherpa climbed the peak of Mount Everest? जवाब बेहद आसान, 31st टाइम, 31वीं बार। बताए हम एक बार चढ़ पाए, ये मुश्किल है। और कामी रीता जी जो कि 55 वर्षीय है और इन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है। चलिए, कामी रीता शेरपा बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये तो बहुत आसान है, जब भी शेरपा लगा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाएं कि वो नेपाल से संबंधित है। ठीक है, तो ये है नेपाली। आगे बात करते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में कि इसकी ऊंचाई जो है वो 8800 मीटर है, राइट। और इसका जो स्थान है वो नेपाल तिब्बत की सीमा पर है। पहली चढ़ाई इन्होंने 1953 कौन से पहाड़ पे किया था? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे पे। ठीक, और इनका नाम जो है नेपाली में, सॉरी, पहली चढ़ाई जो है वो माउंट एवरेस्ट पे किसने की थी? तो वो है एडमंड हिलेरी और आपके तेंजिंग नोर्गे ने, राइट। माउंट एवरेस्ट को और क्या कहते हैं हम? नेपाली में कहते हैं सागर माथा, और तिब्बती में कहते हैं चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, बट चोमोलुंगमा तिब्बती में है। और हमने ये भी देखा था कि तिब्बत से रिलेटेड ये जो भाषा है चोमोलुंगमा, इसका यूज जो है वो चाइना ने भी अभी रिसेंट सागरमाथा कॉन्फ्रेंस में कई बार किया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अभी एक हाल ही में नया न्यूज देखने को मिल रहा है कि रुपी जो है वो डिक्लाइन कर गई है 19 पैसे। अगेन जो है वो रुपी डिक्लाइन कर गई है 19 पैसे से, और ये हमारे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट है ये जानना। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय पैसा जो है, रुपया जो है वो है 19 पैसे गिरकर अब जो है हमारा 85.29 पर पहुंच गया, यानी कि $1 इज इक्वल्स टू 85.29 रुपीज। ठीक, और ऐसा कारण बताया जा रहा है कि विदेशी निवेश की धीमी गति है और घरेलू शेयर बाजार की कमजोरी की स्थिति के कारण हमारे जो स्टॉक मार्केट है ना, उसमें कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। शायद इस वजह से हमारा जो रुपीज है वो डिक्लाइन कर गया है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो द इंडियन रुपी रीच्ड हाउ मेनी अगेंस्ट द यूएस डॉलर? बताए।
27 मई 2025 को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कितने रुपए पर पहुंच गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है 85.29 रुपीज। ओके, चलिए अगला देखते हैं 27 मई को, जैसा कि हमने चर्चा की 19 पैसे गिरकर प्रभाव इसका क्या होगा, क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है? हमारा आयात जो है, जो हम इंपोर्ट करते हैं वो महंगा हो सकता है, राइट, और हमारे यहाँ महंगाई देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके के आसार देखने को मिल रहा है। जब भी जो रुपी है वो डिक्लाइन करती है या डिप्रिसिएट करती है, इस सिचुएशन में क्या होता है, भारत का जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जाता है पर हमारे एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिक आपका इकोनॉमी सेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है हमारा पीएम मोदी के द्वारा है कि पीएम मोदी अभी गुजरात की यात्रा पर, जैसे कि हम जान रहे हैं, और इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है 20 ईयर्स ऑफ गुजरात अर्बन ग्रोथ, 20 ईयर ऑफ गुजरात अर्बन ग्रोथ, और इसलिए इन्होंने लॉन्च किया है अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025, अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025। चलिए क्वेश्चन पे आता है, इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025? ठीक है, तो बताएं, ऑप्शंस के साथ चलते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जाहिर है इसका जवाब है गुजरात, क्योंकि पीएम मोदी अभी गुजरात के दौरे पे है और हो सकता है आने वाले दिनों में और भी स्कीम्स देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर वाज द 20 इयर्स गुजरात अर्बन डेवलपमेंट जर्नी सेलिब्रेशन हेल्ड? कहां पे ये हो रहा है? इसको सही जवाब है वो है आपका वडोदरा, गुजरात के गांधीनगर में है। और गुजरात की जो विकास यात्रा के दौरान, सॉरी इसका जो सही जवाब है वो है गांधीनगर, सॉरी वडोदरा नहीं है, माय मिस्टेक। तो ये है इसका सही जवाब, गांधीनगर में जो है 20 इयर्स ऑफ गुजरात अर्बन डेवलपमेंट सेलिब्रेट किया जाता है। तो गुजरात के गांधीनगर में अभी पीएम मोदी है और वहीं पे ये लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, ये सेलिब्रेशन है कि हमने गुजरात में शहरी विकास को 20 सालों में कितना बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में है और यहाँ पे शहरी विकास यात्रा के 20 वर्ष के समारोह का हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, ये शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत यहाँ से करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है और मोदी जी इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण संबोधन भी देंगे। इस दौरे के दौरान कहा जा रहा है कि लगभग 77,000 करोड़, 77,000 करोड़ यानी कि 77,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो ये है गुजरात से रिलेटेड न्यूज। अगले न्यूज की ओर आते हैं। ओह यही न्यूज है। तो ये था हमारे अब तक के, आज तक के कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दे जिनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हमने देखा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बेसिक्स को कवर करते हैं। क्वेश्चन आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स से उठाकर बेसिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए रिवाइज करें और अपने स्टैटिक को साथ साथ मजबूत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन एंड